नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। चलिए शुरू करते हैं। मौत बुलाती है, पार्ट 5। ओ नहीं जानता या याद नहीं आ रहा। जो समझ लें, फिर तो आपको यह भी याद नहीं होगा कि इस महीने की 8 तारीख 3 बजे आप कहाँ थे। याद है, मैं अपने घर था। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं 1 बजे के करीब घर चला गया था। बाकमाल बात है, आपको नाम याद नहीं मगर डेट याद है। मैं रूटीन से चलने वाला आदमी हूं। खैर, मैं आपको एक हत्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी सुन लें, शायद कुछ याद ही आ जाए। आप मानेंगे तो है नहीं, फरमाइए। 10 रोज पहले बलजीत अपने किसी काम से निकला तो था, लेकिन पहुंचा क्रिस्तानी कब्रिस्तान के बाहर था। उसका कातिल वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। इसका मतलब यह भी है कि वो कातिल से परिचित था और नहीं जानता था कि उसका कत्ल होने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं नजर आ रही। सुनिए तो, शायद आगे आ जाए। कोई व्यक्ति रिवॉल्वर सहित उसकी कार के पास पहुंचा और उसे शूट कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या उस व्यक्ति ने इरादतन बलजीत की हत्या की या संयोगवश ही ऐसा हो गया। जहां तक मेरा गैस है, हत्यारे को शायद बलजीत से कोई चीज लेनी थी। अब वह चीज तो उसने ले ली, लेकिन बलजीत को जाने भी नहीं दिया। इस कारण बलजीत को जब यह डर हुआ कि वो उसकी जान के पीछे है, तो वह भागा सत्यव्यास। और भागते छुपते ही उसने मुझे फोन भी किया, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। हत्यारे ने उसे मुझसे पहले ढूंढकर गोली मार दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि जिस गोली ने बलजीत की जान ली थी, वह करीब 2 फीट से ज्यादा दूर से नहीं चलाई गई थी। है ना दिलचस्प बात? इंस्पेक्टर, जरीवाला बोला। जरूर होगी, मगर मेरी दिलचस्पी इन सत्य कथाओं में नहीं है और मेरी समझ में नहीं आता कि आप यह सब मुझे क्यों सुना रहे हैं। क्योंकि बलजीत की आपसे संबंध स्थापित करने की कोई ठोस वजह जरूर होनी चाहिए, नकुल वर्मा ने लापरवाही से कहा। फिर आगे झुककर पूछा, मिस्टर जरीवाला, तब तो आप किसी विद्या को भी नहीं जानते होंगे। हाँ, अब आ रहे हैं आप असली मुद्दे पर। कितने पैसे दिए हैं आपको बला ने? जरीवाला ने हंसते हुए कहा। सवाल मैं करने आया हूं मिस्टर जरीवाला। आपके भी सवाल का जवाब मिलेगा, मगर आप फिलहाल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सारे सवाल मैं समझ गया इंस्पेक्टर साहब। दरअसल आप उस बेगैरत आदमी के कहने पर मुझे इस केस में घसीटना चाह रहे हैं। हाँ, विद्या मेरे कांटेक्ट में थी। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर मैं कहूं कि बला से रिलेटेड हर आदमी मेरे लिए खास है। क्यों खास है? क्योंकि मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। I want that bastard to drag to the road। इस नफरत की कोई खास वजह? क्यों? उसने आपको नहीं बताया? बताया है, मगर मैं आपसे भी सुनना चाहता हूं। बिल्कुल वही बात। मेरी बहन को जाल में फंसाकर मेरे ही फादर की दौलत से ज्वेलरी किंग बनने वाला आदमी इतना बेगैरत है कि पैसे आते ही मेरी ही बहन को छोड़ दिया। डिप्रेशन में है मेरी बहन, बात बात में वायलेंट हो जाती है, और वो बास्टर्ड एक दफा देखने तक नहीं आया। विद्या आपके कांटेक्ट में क्यों थी? विद्या मुझे ज्वेलरी की डिजाइन प्रोवाइड कराती थी। बदले में मैं उसे पैसे के साथ साथ ये भरोसा भी देता था कि अगर कभी बला ने उसे नौकरी से निकाला तो मैं उसे रख लूंगा। आपको यह तो मालूम होगा कि विद्या के पति की हत्या हो गई है और उसी का नाम बलजीत था। नहीं, और अगर हो भी गई है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सच छुपाकर आप गलत कर रहे हैं मिस्टर जरीवाला। नकुल ने मखमल में लपेटी हुई धमकी दी। आप एक्यूज्ड से पैसे लेकर दूसरों पर झूठे आरोप लगाएं तो आप सही हैं, और हम अपने डिफेंस पे कुछ न बताएं तो हम गलत। इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा, आप पूरी तैयारी के साथ नहीं आए। अगली बार जब आई तो पक्के सबूत लेकर आई। मुझे अब इजाजत दें ताकि दूसरे मेहमान भी मुझे इन्वेस्टिगेट कर पाएं। और हाँ, पार्टी में आए हैं टैजिन मकफॉल ट्राई कीजिएगा। यू विल लव द टेस्ट।
कहकर जरीवाला एक बेपरवाह मुस्कान के साथ दूसरे मेहमानों की ओर बढ़ गया। नकुल लवीना के साथ अकेला रहा गया। वह अभी जरीवाला की बाबत लवीना से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसका फोन फिर घनघना उठा। फोन अनिल का था। सत्यव्यास। हाँ अनिल और भाई, प्लीज गिव मी एनी पॉजिटिव न्यूज। आई एम फेड अप विद दीज ब्लडी फेलियर्स। सर, अच्छी ही न्यूज लगती है। गराज वाले पूरन को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। उसमें कातिल का चेहरा दिख रहा है। मैं थाने में ही हूं, आप भी फौरन पहुंचिए। अनिल के फोन आने के बाद न जाने क्यों मगर पहली बार नकुल को लगा कि वह अब कातिल के बहुत करीब है। बार बार कातिल उससे 2 कदम आगे निकल जा रहा था। पहले बलजीत की हत्या के वक्त, फिर रसेल की हत्या के वक्त और उस रोज जब उसे टांग में चोट लगी थी, तब भी उसे एहसास होने लगा था कि कातिल उसकी हर चाल भांपकर अपनी चाल बदल दे रहा है। इसलिए उसे कातिल की ही किसी गलती की तलाश थी और आज शायद वही गलती कातिल कर गया था। पूरन के गराज की सीसीटीवी कैमरे में अपनी पहचान छोड़कर नकुल फौरन ही थाने पहुंचा। हाँ अनिल, बताओ क्या गुड न्यूज है? सर, जिस गराज में गाड़ी छोड़ी गई थी उस गराज का ऑनर पूरन आया था। उससे तो हम पहले पूछताछ कर चुके हैं। क्या कुछ नया बताया उसने? हाँ सर, पिछली दफा उसने वो बताया जो हमने पूछा था। हमने उससे सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछा था। तब उसने बताया था कि उसके कैमरे का बैकअप 7 दिन का ही होता है और उसने बैकअप को हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करने के लिए जिस कंपनी को हायर किया है वो 2-1 दिन में बैकअप लाकर देगा। तो अब उसने बैकअप लाकर दिया? हाँ सर, उसने उसी लिए फोन किया था। तो देर किस बात की, चलो सत्यव्यास आ। और फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों पूरन के गराज पर खड़े थे। पूरन अपना गराज बंद कर जाने ही वाला था कि अनिल और नकुल वहां पहुंचे। पूरन उन्हें देखकर अचकाचा गया। नकुल की तीखी नजरें पूरन को देख रही थीं। इंस्पेक्टर की ये नजर इतनी पैनी हुआ करती थी कि अपराधी हर तरह की बनावट के बावजूद इन नजरों को देखकर लड़खड़ा उठता था। लेकिन नकुल जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि पूरन का एक गराज मालिक होने के अलावा और कोई रंग नहीं है। पूरन सिटपिटाया हुआ खड़ा था। नकुल के देखने के तरीके से वह समझ गया था कि सामने वाला आदमी बहुत बड़ा अफसर है। नकुल हमेशा की तरह आकर्षक मुस्कुराहट के साथ खड़ा हुआ था। उसने अपनी सिगरेट सुलगाई और बोला, पूरन, हमें मालूम है कि तुम घर जाने की जल्दी में होगे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग फुटेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर तुम हमारे 1-2 सवालों के जवाब दे पाओ तो। नहीं साहब, जल्दी की कोई बात नहीं है, हुक्म कीजिए। वह फुटेज कहाँ है? यह रहा सर। पूरन ने अपने पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालकर नकुल की ओर बढ़ा दिया। क्या हम इसे देख सकते हैं? सर, बिजली की कटौती है, सो मैं अपना सेंट्रल कनेक्शन बंद करवा कर ही जाता हूं। इलेक्ट्रीशियन भी चला गया है। आपके पास लैपटॉप तो होगा सर, उसमें देख लेते हैं। चलते वक्त जल्दी में हम उसे लाना भूल गए। खैर, तुम यह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या दिखा जिससे तुम्हें लगा कि पुलिस को बताना चाहिए? सर, मुझे तो यूं भी बताना ही था, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि फुटेज आते ही बताना। इस फुटेज में एक चीज ऐसी थी जो मुझे अजीब लगी। क्या? सर, रात 12:02 से 12:03 के बीच एक आदमी मेरे गराज के पास से गुजरता दिखाई दिया, मगर पैदल। उस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसमें अजीब बात क्या है? आदमी 12 बजे गुजर ही सकता, और फिर शराबी, कबाबी, आवारा लोगों का कोई वक्त थोड़े ही होता है। ये बताओ, उसके चेहरे पर कोई परेशानी का भाव था या जल्दबाजी? नहीं साहब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा। फिर तुम्हें अजीब क्यों लगा? सर, उसने रेनकोट और हैट पहन रखा था जबकि बारिश बंद हो चुकी थी, मगर जब उसे देखकर कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो उसे हैट और रेनकोट उतारना पड़ा। क्या उसके साथ कोई आदमी भी था? क्या वह कोई चीज लिए हुए था? नहीं, आदमी तो नहीं था, लेकिन सर, उसके हाथ में एक बैग था। बैग का रंग ठीक तरह याद तो नहीं है साहब, पर मेरा ख्याल है कि चमड़े का वह बैग
काले या गहरे नीले रंग का था। और कुछ जो तुम्हें अजीब लगा? अजीब तो नहीं, लेकिन ये जरूर था कि वह अपने बैग में से निकालकर अनानास के छिलके फेंक रहा था। हो सकता है घर जाने से पहले बैग खाली कर रहा हो। सत्यव्यास, अनानास? जी सर। तुम कैसे कह सकते हो कि वह अनानास ही था? क्या फुटेज में यह साफा है? अगर अनानास का दिखना साफ है तो आदमी की शक्ल भी साफ होगी। नहीं सर, शक्ल तो नहीं दिखी, लेकिन मुझे याद है कि उस रोज या उसके आसपास गराज के पास बहुत से अनानास के छिलके और गूदे फेंके गए थे। मैंने अपने लड़कों से कहकर उसे साफ करवाया था, इसलिए दावा तो नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो अनानास के छिलके ही निकालकर फेंक रहा था। तो यह बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? खींचते हुए ही नकुल ने तेज आवाज में कहा। सर, अनानास के छिलके के बारे में बताना भी जरूरी बात होगी, यह मैं नहीं जानता था, वरना आपको बताता कि रोज सब्जी बेचने वाले लौटते वक्त मेरे गराज के बाहर ही सड़े गले आलू, परवल और केले भी फेंक जाते हैं। ठीक है ठीक है। झोले पर कुछ निशान था, वो कुछ लिखा हुआ था, मगर याद नहीं। याद करने की कोशिश करो कि क्या लिखा हुआ था। अंग्रेजी में कुछ लिखा था साहब, पूरन ने बताया। फिर झेंपते हुए बोला, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं। ठीक है पूरन, थैंक्स। तुमने जितनी जानकारी दी उससे हो सकता है कि तुम्हारी जरूरत फिर पड़े। बिना बताए शहर मत छोड़ना। अब तुम जा सकते हो, रात बहुत हो गई है। शुक्रिया साहब। पूरन आगे की ओर बढ़ गया। नकुल ने अनिल को मोटरसाइकिल पर बैठाया और पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। आपको इसकी बातों में कुछ काम की बात नजर आई? हाँ अनिल, बलजीत का कातिल मिल गया है। क्या क्या कह रहे सर? हाँ अनिल, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो कातिल का पता मिल गया है। कौन है वो सर? यही नकाबपोश, ये रेनकोट वाला जिसके बारे में पूरन कह रहा था। हाँ बिल्कुल यही। और कैसे, अभी तो आप कह रहे थे कि रात को शराबी कबाबी आवारा सभी घूम सकते हैं। हाँ, लेकिन तब पूरन ने एक महत्वपूर्ण बात नहीं बताई थी। और वो बात क्या थी सर? अनानास। क्या? अनानास। कम ऑन सर, अब अनानास से कातिल पकड़ेंगे। ये तो केशव पंडित का नॉवेल हो गया। अनानास से मरेगा कातिल। हंसाइए मत, वरना मोटरसाइकिल गिर जाएगी और फिर हमारा अनानास, मेरा मतलब है सत्यानाश, हो जाएगा। जानते हो अनिल, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, मर्डर ब्रैडली दो तरह के होते हैं, प्रीमेडिटेड मर्डर एंड स्पॉन्टेनियस मर्डर। स्पॉन्टेनियस मर्डर में कातिल सुराग छोड़ जाता है, प्रीमेडिटेड मर्डर में सुराग ढूंढने पड़ते हैं, और इसलिए छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्यव्यास, समझता हूं सर, लेकिन अनानास? थाना आ गया है, चलो फुटेज देखते हैं, फिर तुम्हें अपनी बात बताता हूं। इतना कहकर नकुल चुप हो गया। अनिल ने मोटरसाइकिल शेड में लगाई और फिर दोनों थाने में दाखिल हो गए। ड्यूटी अब भी अनिल की ही थी, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि वह कहां से आ रहे हैं। अनिल और नकुल सीधे सर्वर रूम पहुंचे और मेन डेस्कटॉप में पेन ड्राइव लगाया और फुटेज देखने लगे। 11 बजे से 12 बजे तक के फुटेज में तो कुछ खास नहीं था, इसलिए अनिल उसे आगे बढ़ा देना चाहता था, लेकिन नकुल एक एक पल की बारीकी देखना चाहता था। अचानक कुछ देखकर अनिल उछल पड़ा। ये देखिए, 12:03 पर एक आदमी निकलता हुआ दिख रहा है। ये फेंका इसने हाथ से कुछ, पूरन के हिसाब से अनानास। और ये देखिए, इसे कुत्तों ने घेर लिया है, लेकिन ये भाग नहीं रहा है। ये उतारी इसने रेनकोट और ये उतारी इसने अपनी हैट। झूम करो और इसके चेहरे पर स्टिल करो, नकुल ने व्यग्रता से कहा। इसे कहीं देखा है सर? इसकी कद काठी के लोग दर्जन के भाव दिखते हैं। एक काम करो, इसके मेजर्स मैच करवाओ अपने डेटाबेस से। नकुल ने डेटा एनालिसिस को काम पर लगाया। नाइट ड्यूटी से उबा हुआ डेटा एनालिसिस जम्हाई लेते हुए काम पर लग गया। उसने गराज से निकलते हुए आदमी के चेहरे के मेजर्स लेते हुए जब कमांड दिया तो कंप्यूटर पर एक चेहरा नुमाया हो गया।
उस चेहरे को देखकर अनिल चौंका गया। वो बुदबुदाया, सर, ये तो उस्मान है। कौन उस्मान? सर, आप उस्मान चाय वाले को नहीं जानते? कह तो ऐसे रहे हो जैसे देश का नंबर 1 मोस्ट वांटेड है। नहीं जानता भाई। है कौन ये उस्मान? अनिल थोड़ा रुका, फिर उसने कहना जारी किया, सर, यह आपके इस थाने में पोस्टिंग से पहले की बात है। उस्मान एक उचक्का था। हर 10वें-20वें दिन किसी न किसी जुर्म में अंदर बाहर होता रहता था। तब एक साहब हुआ करते थे, गनी साहब। उनको न जाने इसमें क्या दिखा, शायद कौम की बदनामी दिखी होगी, सो उन्होंने थाने के बाहर ही इसकी चाय की रेहड़ी लगवा दी ताकि ये किसी काम धंधे में लग जाए और सुधर जाए। और ये सुधर गया? हाँ भी और नहीं भी। मतलब ये कि उस्मान ने खुद चोरी छोड़ दी और सुपारी लेने लगा। पुलिस वालों से पहचान हो जाने के कारण वह और भी ज्यादा बेलगाम हो गया। मुझे तो साल भर से ऊपर हो गए आए हुए, लेकिन मैंने तो इसे नहीं देखा। 1.5 साल से ऊपर हुए। जब प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने शुरू किए तो इसकी भी रेहड़ी हटा दी। तब इसने खूब हंगामा भी किया था, लेकिन उसके बाद लापता ही रहा और अब फिर दोबारा दिखा है। यही ना? जी सर, यही खूनी है बलजीत का। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? सत्यव्यास ई ट्रेनिंग के वक्त बेसिक इन्वेस्टिगेशन वाली किताब ध्यान से पढ़ी होती तो यह बात नहीं कहते। सर, अब बताइए भी, बेइज्जत करने के लिए बीवी और आईजी साहब ही काफी हैं। उस्मान का घर जानते हो? हाँ सर, यही पास में ही उसका घर है, लेकिन इतनी रात को जाना ठीक रहेगा? मजबूरी है, मोटरसाइकिल निकालो। सर, आपके अनुसार अगर यही खूनी है तो हमें एडिशनल स्क्वाड लेकर नहीं चलना चाहिए? हम 2 लोग हैं और सरकारी हथियार भी साथ है। अब अगर इसके बाद भी एक आदमी को पकड़ नहीं कर पाए तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। नकुल बाहर निकल गया। अनिल ने बेमन से ही मोटरसाइकिल निकाल ली थी। थोड़ी ही देर में अनिल और नकुल बस्ती के बाहर थे। उन्होंने मोटरसाइकिल गली के मुहाने पर ही छोड़ दी ताकि उसकी आवाज से उस्मान सचेत न हो जाए। वो अब ठीक उस्मान के घर के सामने थे। इस मकान के दाएं बाएं वाले प्लाट खाली पड़े हुए थे। तीसरी मंजिल पर बनी बरसाती के लिए आगे से अलग रास्ता बना हुआ था। इंस्पेक्टर अनिल और नकुल जब बरसाती में पहुंचे तो वातावरण में गहरा सन्नाटा था। नकुल का शक ठीक निकला था। कमरे पर लटका ताला जैसे दोनों के मुंह चिढ़ा रहा था। अनिल ने ताला खोलने की बजाय पेचकस से कुंडी ही खोल दी और वे भीतर पहुंच गए। नकुल ने लाइटर जलाकर स्विच तलाश किया। थोड़ी देर में कमरा बिजली की रोशनी से भर उठा। उस्मान के कमरे की सारी चीजें अस्त व्यस्त थीं। बिस्तर उल्टा पड़ा हुआ था, बक्सों का सामान बाहर फैला हुआ था और कुछ किताबें, जिनमें सस्ते किस्म के उपन्यास और सेक्स की किताबें थीं, यहां वहां बिखरी पड़ी हुई थीं। लब्बो लुबाब ये था कि यह कमरा उस्मान के अकेलेपन की घोषणा सा दिखता था। कमरे से अटैच बाथरूम और लैट्रिन का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर नकुल की नजर कोने में पड़े एक बैग पर जा ठहरी। उसे पूरन के शब्द याद हो आए, गहरे नीले या काले रंग का चमड़े का बैग, जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था। ठीक वैसा ही बैग इस समय उस्मान के कमरे के कोने में पड़ा हुआ था। उसने धीमे से वह बैग रुमाल से पकड़कर उठा लिया। बैग खाली था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर नकुल का सिर घूम गया। उस बैग में अनानास का एक छिलका अब भी पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर अनिल अनमने मन से नकुल की कार्रवाई देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे नकुल बेकार की बातों में माथापच्ची कर रहा है। उसके हिसाब से इस तरह हत्या या हत्यारों का सूत्र पा सकना नामुमकिन था, लेकिन वो अपनी ऊब नकुल पर जाहिर नहीं कर सकता था। नकुल ने बैग टेबल पर रखा और एक सिगरेट सुलगाकर साथ रखी कुर्सी में धंस गया। उसकी तीखी नजरें कमरे के भूगोल का जायजा लेती रहीं। अचानक ही नकुल बोल उठा, अनानास में एक एंजाइम होता है, ब्रोमेलाइन। इसकी खासियत यह होती है कि यह फिंगरप्रिंट्स को रिमूव कर देता है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम है जो लंबे यूज में चमड़े को गला देता है।
वेस्टर्न कंट्रीज के फार्मर्स उनके खेत चर जाने वाले जानवरों को मारकर अनानास के गूदे और छिलकों से भर देते थे, जिससे कि थोड़े ही वक्त में केवल हड्डियों का ढांचा बच जाता है। अगर हाथ पर वैक्स और ऑनेल ज्यादा न लगी हो तो ब्रोमेलाइन फिंगरप्रिंट रिमूव कर देता है। स्ट्रेंज, मगर इतना ज्ञान उस्मान को होगा यह असंभव सी बात लगती है। सत्यव्यास, असंभव कुछ नहीं है अनिल। कहावत है कि जो अलीगढ़ी ताला बनाता है, चाबी भी तो वही बनाता है। खैर, तुम यह बताओ कि उस्मान के बारे में आस-पास के लोग क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा नहीं जानते, सिर्फ इतना कि वो कम बोलता था, देर रात ही घर लौटता था और इधर कुछ दिनों से पैसे को लेकर परेशान था। इस मकान का मालिक सऊदी में रहता है। उसे घर की देखभाल के लिए उस्मान जैसा आदमी ही चाहिए था, सो उसने उसे यह मकान दे दिया था। हाँ। नकुल चुप हो गया और थोड़ी देर चुपचाप बैठा धुएं के छल्ले बनाता रहा। फिर अचानक ही वह उठा और बाथरूम में जा पहुंचा। फिर एक एक चीज का दोबारा बारीकी से देखने लगा। उसने नल खोला, पानी नहीं था। शायद इस इलाके में रात के वक्त पानी नहीं आता होगा। फिर वह साबुनदानी पर झुक गया। साबुन की टिकिया पर एकाध बाल लगे हुए थे। उसने बड़ी सावधानी से टिकिया पर लगा एक बाल उतार लिया। अचानक उसकी नजर एक ओर पड़ी बालों की जाली पर जा ठहरी। रेशम की यह बारीक जाली बालों के जूड़े में लगाने के काम आती थी। इंस्पेक्टर नकुल का दिमाग तेजी से चलने लगा था। वो थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। इस टेबल पर महंगी क्रीमों, पाउडर और मेकअप का बढ़िया सामान मौजूद था। हालांकि ऐसा लगता था कि किसी ने उसके आने से पहले कमरा अस्त व्यस्त कर डाला था, या फिर यूं भी हो सकता था कि उस्मान ने ही भागने के चक्कर में कमरा अस्त व्यस्त कर दिया हो। नकुल टेबल पर पड़ी हर चीज को देर तक गौर से देखता रहा। वो फिर से कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए सोच में डूब गया था। बाल की जाली ने उस्मान के बारे में मिली सारी जानकारी को एक बार गड़बड़ा दिया था। यह जाली इशारा कर रही थी कि उस्मान कम से कम लड़कियों के मामले में दूध का धुला नहीं था। फिर भी इंस्पेक्टर नकुल खुश था। फिलहाल बलजीत की हत्या का एक सिरा उसे मिला था और अब वह अंधेरे में तीर नहीं मार रहा था। वह मुतमिन था कि अब वह हत्यारे तक और हत्या के कारण तक पहुंच जाएगा। हत्यारा यानी उस्मान। अब उसकी खोज उसे उस्मान की ओर ले जा रही थी। कुछ गुत्थियां, कुछ पेंच, कुछ केस समय ही सुलझाता है। बलजीत मर्डर केस पतंग के उन फंसे हुए मांझों की तरह थी जिनका एक सिरा मिलता तो दूसरा उलझ जाता। एक गुत्थी सुलझाते सुलझाते दूसरी गुत्थी आगे आ जाती। बलजीत से होते हुए मोटे आदमी और फिर रसेल तक पहुंचती। यह गुत्थी नकुल का सिरदर्द और बढ़ा ही रही थी। फिलहाल उस्मान ही उसकी केस की धुरी था और वह ऑफिस में बैठा हुआ उस्मान के घर से मिले हुए सबूत के आधार पर रिपोर्ट बना रहा था। वह अपने काम में खोया ही रहता अगर सुमनलता ने दरवाजे पर आकर दस्तक न दी होती। मे आई कम इन सर? हाँ सुमन, कहो। सर, एक रिक्वेस्ट थी। अच्छा, उससे पहले यह बताओ कि तुम्हारी ड्यूटी अब भी विद्या के घर ही है ना? जी सर, लेकिन बड़े साहब ने वर्बल ऑर्डर दिया है कि फर्स्ट हाफ के बाद यहां आकर सेकंड हाफ यहां ड्यूटी देनी है। हाँ ठीक ही है, मुझे लगता है कि अब जरूरत भी नहीं है। हाँ सर, मुझे भी लगता है कि अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। सत्यव्यास, ठीक है, मैं तुम्हारी वहां वाली ड्यूटी बंद करा देता हूं और आदेश करो। किस लिए आई थी? शर्मिंदा ना करें सर। अरे कहो, तुम किसी खास काम से आई थी? सर, पासपोर्ट बनवाना है, उसके लिए एनओसी चाहिए। अरे वाह, विदेश जाने का प्रोग्राम है क्या? अपनी किस्मत में विदेश कहाँ सर, बस ऑफिस में लोग कहते हैं कि बनवा लेना चाहिए तो बनवा के रख लेती हूँ। जरूर, लेकिन एनओसी तो आईजी साहब देंगे ना। उन्हीं के पास गई थी और उन्होंने कहा आपसे फॉरवर्ड करा कर ले आऊं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, डॉक्यूमेंट्स यहाँ छोड़ जाओ, मैं लंच के बाद देखकर कर दूंगा। ओके सर। सुमनलता ने सारे कागज नकुल की टेबल पर रख दिए। लगभग आधे घंटे तक नकुल अपने कागजी कामों में उलझा रहा। फिर जब अपने काम से फारिग हुआ
तो उसने देखा कि सुमनलता के दिए कागज उसके डेस्क पर फड़फड़ा रहे हैं। वह कागज पर हाथ लगाने से पहले सोच में डूब गया। उसे अपनी भविष्य की चिंता हो आई। वह सोचने लगा कि अगर उसे थोड़ी और लंबी जिंदगी मिली होती तो यूरोप देखने की उसकी भी बचपन की हसरत थी। उसने नौकरी से पहले ही अपना पासपोर्ट बनवा लिया था, जो कि अब बिना इस्तेमाल हुए ही बेकार होने वाला था। वह उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसने रुमाल से अपना चेहरा पोंछा, फिर डेस्क की तरफ बढ़ गया। उसने सुमनलता के कागज उठाए और उस पर साइन करना शुरू कर दिया। लगभग 2-3 कागजों पर साइन करने के बाद उसकी कलम ठिठक गई। उसकी नजर 10वीं के डेट ऑफ बर्थ वाली सर्टिफिकेट पर जम गई। बॉय कट बालों में लगी सुमनलता की तस्वीर देखकर उसे हंसी सी आ गई। उसने कई बार पुलिस वालों में सुमनलता की कद काठी और उसकी हथेलियों की कठोरता को लेकर हंसी मजाक सुना है। कई बार उसे खुद भी यह बात महसूस हुई है कि सुमनलता बाकी लेडी कांस्टेबल ओं के मुकाबले ज्यादा सख्त है। उसने मुस्कुराते हुए 10वीं के उस बच्चे सरीखी तस्वीर को देखा और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन फिर अगले ही पन्ने पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे कि उसके जिस्म में सिहरन सी दौड़ गई। उसने फौरन कागज समेटकर दराज में रख दिए और घर की ओर निकल गया। नकुल तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए घर पहुंचा और आनन फानन में ही एक जोड़ी कपड़े निकालकर एक ट्रैवलिंग बैग में डाल लिए और बिना किसी को बताए चुपचाप निकल गया। वह निकला तो चुपचाप ही था, लेकिन अपने सोच में डूबे होने के कारण वो ये नहीं नोटिस कर पाया कि उसे निकलते हुए एक जोड़ी आंखों ने देख लिया है। हुसैनगंज, यही उस गांव का नाम था जो विद्या ने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया था। आज नकुल इसी गांव में आया था। उसे लगा था कि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां से सब शुरू हुआ था। वह लोगों से विद्या का घर पूछते हुए आगे बढ़ा। उसने महसूस किया कि जिससे भी वह विद्या का घर पूछ रहा है वो उसे अजीब सी नजर से देख रहा है। उनकी नजरों से झांकते सवालों को उसने जानने की कोशिश की, लेकिन सब बहाना बनाकर निकल गए। अजीब सी मनहूसियत के साथ वह आगे बढ़ा। विद्या का घर गांव के बाहरी छोर पर था। अजीब सा भारीपन लिए वह उस घर की ओर बढ़ा। घर के बाहर पहुंचकर उसने लकड़ी के दरवाजे का सांकल खड़खड़ाया। दूसरी बार सांकल खड़खड़ाने से पहले दरवाजा खुल गया। बदन पर सिर्फ धोती लपेटे हुए एक बीमार से बुजुर्ग ने दरवाजा खोला और बेजान नजरों से नकुल को सत्यव्यास गायिमा देखने लगा। नकुल को अजीब तो लगा, लेकिन उसे दरकिनार कर अपनी पूछताछ शुरू कर दी। विद्या का घर यही है? इतना सुनते ही बूढ़े के चेहरे में डर के भाव तैर गए। उसने फौरन ही घबराती और कमजोर आवाज में पूछा, आप पुलिस वाले हैं? अचानक ही आए। इस सवाल से नकुल असहज तो हुआ, लेकिन उसने फिर भी मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ, मैं इंस्पेक्टर नकुल। नकुल अब भी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बूढ़ा उसके पैरों पर गिर गया। साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अरे आप ऐसा मत कीजिए और घबराइए मत, मैं बस सामान्य पूछताछ के लिए आया हूं, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। साहब, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जब से वह घर छोड़ के भागी तब से ही मेरा। आप पानी पीजिए पहले। कहते हुए नकुल जैसे ही अपने बैग से पानी की बोतल निकालने को मुड़ा तो बूढ़े ने कहा, नहीं साहब, पानी है मेरे पास, आप भीतर आइए। बूढ़ा दरवाजे से हट गया। नकुल उसके पीछे पीछे घर के भीतर आ गया। 2 कमरे के उस पुराने मकान में बूढ़ा आगे वाले कमरे में ही रुक गया। नकुल ने भी अपना बैग उतारा। साहब, एक ही कुर्सी है, आप बैठ जाएं। कुर्सी पर बैठते हुए ही नकुल ने पूछा, एक ही तो बेटी भी है ना आपकी? है नहीं साहब, थी। 8 बरस पहले ही मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा। क्यों? घर की मर्यादा और मेरी इज्जत दोनों डुबा रही थी। बातें बनने लगी थीं उल्टी सीधी, और उल्टी सीधी बातों पर आपने भरोसा कर लिया। नहीं करता साहब, अगर एक रोज अपनी आंखों से न देख लिया होता।
कुछ ऐसा देख लिया जो बताते हुए भी शर्म आती है। मुझे लगा कि बिन माँ की बच्ची का मैं ठीक से ख्याल नहीं रख पाया, इसलिए उसकी शादी तय कर दी। बलजीत से? कौन बलजीत? बलजीत कांत? पता नहीं साहब, शादी के दिन ही गायब हो गई। गांव के मुखिया के कहने पर ही उसकी शादी भी लगाई थी। गांव वालों ने मेरा हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी कर दिया। मेरे पास उससे संबंध खत्म कर लेने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। उसने कुछ किया हो तो मुझे उसमें मत घसीटिएगा साहब। नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहें। बस यह खबर है कि विद्या का पति था बलजीत कांत, वह मर गया है। नकुल ने देखा कि ये कहते ही बूढ़े के चेहरे पर पहले तो आश्चर्य और फिर दुख की लकीरें खींचती चली गईं। बेटी के विधवा हो जाने का दुख उसे अपनी बदनामी के दुख से ज्यादा लगा। 2 मिनट तक आकाश ताकने के बाद बोला, सत्यव्यास। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में कई ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। जानने के लिए कि आगे क्या होता है, जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।